हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त होंगे। तैयारी भी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। हम लेके आए दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन। ये समझ लीजिए, ये क्लास के बाद आपका जो कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना दिल्ली पुलिस का, अगर ये क्लास आप देख कर गए तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आपका क्या पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप सब क्या करेंगे भाई, शुरू से लेके एंड तक पूरी क्लास को देखेंगे। पूरी क्लास देखने के बाद जब आपका एग्जाम है आने वाले दिनों में, कल हो उसके बाद हो, बिल्कुल भी टेंशन फ्री जाना। मैं सब कुछ इसमें रिवाइज आपको करा दूंगा, ठीक है। और जिनका अभी एग्जाम में टाइम है वो भाई एक बात सुन लो, क्या कि मैंने 5 सेट कंप्लीट करा रखे हैं दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस के 5 सेट मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है दिल्ली पुलिस से। वो 5 सेट आप लगा लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। जिनका अभी पेपर नहीं है, 1-2 दिन में, वो क्या करेंगे, ये 5 सेट लगा लेना, प्लस ये आज की क्लास कर लेना। मैं पक्का कह रहा हूं 15 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आएंगे वो इनसे बाहर नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, आप लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 से 43 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो जो विषम संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, अगर वो समांतर श्रेणी में लिखी है एपी में, तो हमेशा ध्यान रखना है जो एवरेज होता है वो क्या होता है एपी में जब होती है, तो प्रथम नंबर फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है बेटा 43। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। 22 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, बताओ ध्यान रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको देखो क्या याद रखनी है मेरे दोस्त, कि प्रथम प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज, प्रथम एन विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत जो है वो एन होता है। यानी कि जितनी विषम संख्याएं दे रखी है उतना ही उसका एवरेज होता है। एक बात ये याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। दूसरी बात, प्रथम एन सम संख्याओं का, कैसी सम संख्याओं का जो औसत होता है बेटा वो होता है n+1। क्या n+1। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली की विषम संख्याएं अगर आपसे कह दी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताओ, 10 हो जाएगा। सम बोल दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो n+1 यानी 10 और 1 11 हो जाएगा। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक खेत की घास क्रम से 12 और 10 घंटे में काट सकते हैं। वे सुबह 5 बजे ए से शुरू करके 1 घंटे के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, तो घास काटने का कार्य किस समय पूरा हुआ। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा स्पीड आप मेंटेन कर लेना। जैसे ए जो है वो इसको 12 घंटे में करा सकता है, बी जो है इसको 10 घंटे में। मैं एलसीएम लूंगा, टोटल वर्क मेरा निकल के आएगा कितना बेटा 60 निकल आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, इनकी इफिशियंसी चाहिए। तो इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी 6, यहां से इफिशियंसी निकाल ली। पहले घंटे ए काम करेगा और कितना कर जाएगा बेटा 5, क्योंकि ए से शुरुआत हो रही है। दूसरे घंटे बी आएगा और बी 1 घंटे में कितना काम करेगा 6। दोनों अगर ये मिल जाए तो आप कहेंगे जी सर मिला दीजिए, तो 2 घंटे होंगे और 2 घंटे में जो काम होगा वो कितना होगा 11 होगा। ये मिलाया क्यों भाई, देखो पहले दिन 1 घंटे काम करेगा ए, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो 2-2 का पेयर यानी कि साइकिल बनेगी। तो मैं देख लेता हूं 2 घंटे में काम कितना होगा 11 होगा। काम कितना मुझे कराना है 60 काम कराना है, तो 60 काम कितने समय में होगा ये देखना है हमको। हम क्या करते हैं, जितना ये साइकिल बनी है 2 घंटे की, इसमें 11 काम हुआ है, तो 60 में ऐसे कितने चक्र पूरे हो जाएंगे। तो 11 से 60 को डिवाइड करते हैं तो हमको पता चलेगा कि 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। कितनी 5, तो 5 से मैंने दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो 10 घंटे में मुझे पता चला काम हुआ है मेरा 55। अभी काम कितना शेष बचा है 5। अब नंबर किसका आएगा ए का आएगा। अब मैं ए से कराऊंगा काम और ए आएगा 1 घंटे के लिए काम करेगा और 1 घंटे में कितना करता है बेटा 5 करता है। अब आप देखेंगे कि टोटल वर्क कितना हो चुका है, 10 घंटे ये 1 घंटे ये, यानी 11 घंटे हो चुके हैं और टोटल काम कितना 55 और 5 60 काम हो चुका है। तो 11 घंटे में 60 काम होगा। काम कितने बजे आपने स्टार्ट किया था बेटा 5 बजे स्टार्ट किया था। कितना 5 बजे स्टार्ट किया था और 11 घंटे बाद कंप्लीट हो गया। 5 और 11 16, यानी कि 4 बजे काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है।
अल्टरनेट डेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो समझ लेना भाई, ठीक है, मैंने रिवीजन करा दिया है आपका। अगला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखो बेटा, पी रुपए थे और 2 वर्ष में कितने हुए हैं? 2 वर्ष में हुए 9680 रुपए, 9680 रुपए हुए हैं 2 वर्ष में। और इसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष में हो जाएंगे बेटा 11712, 11712.8, ये 4 वर्ष में। ये आपको बनाना नहीं है कुछ भी, बस सिर्फ मैं समझा रहा हूं। यहां से यहां तक देखिए कितना है, 4 वर्ष का समय है, तो यहाँ कितने, यहां से यहां तक 2 का है, तो यहाँ कितना, 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष का डिफरेंस है, 9680 से 11712.8 हुआ है 2 वर्ष में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ स्क्वायर रूट ले लूंगा। 3 वर्ष का डिफरेंस होता क्यूब रूट ले लेता, 1 वर्ष का होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा कितने का, 9680 का और 11712.8। एक काम करते हैं बेटा, क्या पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, एक जीरो बढ़ गया। अब इसको आप काट लीजिए, 8 से ये कट रहा है, 8 से काटिए, 8 एकन 8 बचेगा, 1 8 दूनी 16, 8 एकन 8, सॉरी 8 एकन 8, ये आ जाएगा। इसको भी काट लीजिए 8 से, 8 एकन 8 बचा 3, 8 चक 32, बचेगा कितना भाई 5, 8 6 48, 8 चक 32, 8 एकन 8। अब इसको आप काट लीजिए, कितने से कट जाएगा, 121 से कट जाएगा। 121 से ही ट्राई करते हैं, ठीक है दोस्त, कितना 121 से ट्राई करते हैं, 121 से ये 100 बार जाएगा, ये 121 एकन 121 वन टाइम, बचेगा कितना भाई 121 यानी 25 बचेगा ना, 25, हाँ 25 तो 254 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 142 121 सही, ओके भाई। कितना बार जाएगा, 100 से 121 हो जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा भाई, स्क्वायर रूट लूंगा तो 100 से कितना हो गया 121, सॉरी 10 से कितना आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा, कितना 10 से 11। अब आप देख लीजिए 10 से 11 हुआ है तो 100 पे कितना होगा, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो आप कहेंगे सर 100 से 110 होगा, तो 10% रेट क्या 10% निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा होगा भाई सबको? नहीं हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो पीछे करके आप देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, एक विक्रेता अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 2% लाभ प्राप्त करता है, अपनी पूंजी के 1/2 भाग पर 4% लाभ प्राप्त करता है और शेष भाग पर 10% लाभ प्राप्त करता है, उसकी पूंजी पर औसत लाभ क्या है? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बेटा आए तो आप जो बटे में ये वैल्यू होती है ना 4 और ये 2, इसका एलसीएम आप अपनी कैपिटल मान लो या इसका मल्टीपल मान लो, ठीक है, जिससे क्या है आपकी वैल्यू पॉइंटों में नहीं जाएगी। अगर मल्टीपल मानोगे तो 8 आएगा इनका, तो टोटल आपकी कैपिटल 8 थी, उसमें से 1/4 पार्ट, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 पार्ट, 2 पार्ट दिया है 2% पे। उसके बाद कह रहा है इसका 1/2 दिया है कितने पे, 1/2 यानी कि 4 दिया है आपको 4% पे, ओके। उसके बाद बोल रहा है शेष रिमेनिंग कितना आएगा भाई, 4 2 6 2 बचेगा, और ये दिया है 10% पे, राइट, ये 10% पे दिया है। अब आप देख लीजिए, आपको बस ध्यान क्या रखना है, आप इनका सीधा गुणा करिए, 2 दूनी 4%, ये 4 चक 16% हो जाएगा बेटा, और ये 10 दूनी 20% हो जाएगा। बस इनको आप ऐड करिए और इस 8 से डिवाइड करिए, 16 4 20 20 20 40, 40/8 ये निकल के आएगा आपका 8 पंजे 40 यानी कि 5%। तो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 5% प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आप जीरो वगैरह ना बढ़ाना, सीधा इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है भाई। बाकी अगर ना आए समझ में तो मैंने और क्लासें ले रखी है, वहां पे ये सारी चीज समझाई है रेशियो वगैरह की पूरे अच्छे से, तो उसको आप लोग एक बार देख लियो भाई अगर टाइम हो तो, वरना आप इसको पहले पढ़े हुए होगे तो दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 3 4 5 हो। 3 4 5 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से, कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट जो है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ से आराम से बता पाएंगे कि बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी, ये सब कुछ बता पाएंगे। अब देखिए क्लियर ये नहीं बता पाएंगे, जैसे हाइपोटेनस तो आप बता दोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 4 में या तो एक बेस होगा एक हाइट होगा, दोनों में से कोई हो, लेकिन जो ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, यही तो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये आप पढ़े हो। अब यहाँ वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1/2 बेस, बेटा अगर 3 मान लोगे तो हाइट 4 हो जाएगी, और उसको बेस को 4 मान लोगे तो हाइट 3 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 12 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 चौथा वाला सही, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप ये रखिए, जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल का मेरे दोस्त आपको एरिया बताना हो,
तो आप एक ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/2 एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आपको बेस और हाइट दे रखी है तो। अगर नहीं दे रखी है तो देखो आप एक ये वाला लगा देंगे, हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पे जो एस है बेटा वो है सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध अर्ध परिमाप बेटा, अर्ध परिमाप। अब सेमी पेरीमीटर यानी एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड कर दोगे तो हम क्या निकाल लेंगे? सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो ये एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्त। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? देखो 20% रेडियस बड़ी है तो 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 6, और 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि रेडियस है। आपको पता होगा बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स एच 1 टाइम। अब 30% की कमी की है, 3/10, 10 की वैल्यू कितना है? 7 है। अब आप अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर कट रहे हैं तो वरना रहने भी दीजिए। ये 5 बार कटेगा और ये 3 बार, इसका गुणा करेंगे 55 25 पंजे 125 होता है, 6 18 7 126 होता है। अब 125 से 126 हुआ है तो आप देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है? 1 हुआ है। कितने से हुआ है? 1/25 से, 125 से, सॉरी 125 इंटू 100, इसको क्या लिख देंगे? 0.8%, क्योंकि ये हो गया 4/5, 4/5 का मतलब 0.8% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना ये भी पूछे जाने के बहुत जरूरी है। चाहो तो आप यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हो क्या बेटा? अगर ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो सक्सेसिव से भी इसको कर सकते हैं, सक्सेसिव, ठीक है। पहले 20-20 पे लगा देना, 44 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 30% पे लगा देना, 44-30 उसके हिसाब से, ठीक है। ये आपकी इच्छा रही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक सेकंड में चलिए हो जा भाई। हाँ, यदि 800 रुपए पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो आपको बताना है प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। पीआईटी लगा दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32 आर यहां से मिलेगा बेटा, और 6 दूनी 12 आर यहां से मिलेगा, 12 और 32 44 आर आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 44 आर, और इंटरेस्ट दे रखा है 280 रुपए दे रखा है। 4 से काट दीजिए तो 11 की वैल्यू निकलेगी, सॉरी आर की वैल्यू निकलेगी 70/11। 11 से और काट दीजिए, 11 6 66 बचेगा 4/11। तो यहां से निकल के आ जाएगा 6 सही, 4/11, जो कि ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी? कितनी संख्या है? 2 4 5। देखो पहली है 7/8, दूसरी बेटा 6/7 है, और तीसरी कितना? 11/13। 11/13 है, और इसके बाद लास्ट दे रखी है शायद कितना गई? 17/20। लास्ट नहीं, अभी एक और 17/20, इसके बाद 23/25। अब देखो इनको करने के काफी तरीके, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, जब नंबर सरल हो, जैसे यहाँ डिवाइड करना आसान है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, और वरना आप मैं दूसरा एक तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तरीका ये बेटा, आप क्या करेंगे, इनको कौन से क्या बताना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच वाली संख्या कौन सी हुई? अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी घटते हुए में, असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए में, तो हमें घटते हुए क्रम में बताना है। तो पहले सबसे बड़ा नंबर चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 5 संख्याएं बेटा, 5 संख्या में हमें बीच वाला नंबर बताना है। कौन सी संख्या बतानी है? ठीक बीच वाली। अब ठीक बीच वाली क्या होगी? 5 है, 2 इस साइड 2 इस साइड, बीच वाली यानी तीसरे नंबर की संख्या। तो मैं थर्ड संख्या प्राप्त कर ले रहा हूं, बाकी सबको नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम क्रॉस मेथड लगा देते हैं, इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर करेंगे 49 आएगा, इसका इधर करेंगे 48 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा रहा? ये वाला बड़ा रहा। कौन सा? इस केस में ये बड़ा रहा। अब मैं इसका इसके साथ कंपेयर करता हूं, 13 7 91 होगा, 11 8 88, तब भी यही वाला बड़ा रहा इससे, यानी ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, राइट। अब मैं इसके साथ इससे कंपेयर करता हूं, 20 7 140 हो जाएगा, 17 8 कितना होता है भाई? 126, 126 ही होता है ना, हाँ। 80 और 56 सही, 126 हो जाएगा। 136, सॉरी 136 होगा ना दोस्त, हाँ। तब भी यही बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा नहीं है। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, 25 7 175, और ये 23 8 160, और 48 कितना हो जाएगा? 208, तब भी ये वाला बड़ा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा नंबर आ गया ये, कौन सा? 23/25। फिर इससे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद नंबर आएगा किसका?
अब ये वाला मेरा हट गया, अब मैं इनको देखता हूं, ये तो इनसे बड़ा ही था, तो ये आ जाएगा 7/8। ठीक, अब मेरा ये नंबर भी हट गया, अब ये 3 बचे हैं, इनमें मैं देखता हूं कौन सा बड़ा है। तो यहाँ देखूंगा 13×6 = 78, 11×7 = 77, तो 78 यानी ये बड़ा रहा, अभी ये नहीं बड़ा है, ये अभी बड़ा नहीं। तो अब मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, 20×12 120 होगा, 7×7 119 होगा, तो यानी ये बड़ा है, 6×2 12, ये वाला बड़ा है, तो तीसरे नंबर पे आएगा 6/7। और आगे और आ जाएंगे, उनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, तीसरे नंबर की संख्या की, बीच वाली क्या होगी, तीसरी, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, 6/7। बताओ क्लियर है? बताओगे कैसे, रिकॉर्डेड है बाद में कमेंट कर देना भाई, ठीक है। क्लास देखते वक्त कमेंट करना, समझ में आ रहा था यानी। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपए था, यह मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% छूट पर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए 20% हमको क्रय मूल्य और उसका रेशियो दे रखा है एमपी का, 20% अधिक है, तो सीपी एंड एमपी का मैं रेशियो लिख सकता हूं बेटा, 20% का मतलब 1/5, अगर सीपी 5 है तो एमपी कितना है, 6, ठीक है। फिर ये कह रहा है यदि कुर्सी के अंकित मूल्य पर 5% की छूट है, तो एक काम करते हैं, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं बेटा, एक एक जीरो बढ़ाते हैं और इस पर 5% की छूट है, कितना, 5% की छूट, 5×6 = 30 यानी कि 57, तो कितने में सेल की है, 57, इसका एसपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या है, 50 की चीज थी, कितने में बेच रहे हो बेटा, 57 में बेच रहे हो, कितने में, 57 में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट ले रहे हो, 7 का, 50 पे ले रहे हो तो 100 पे कितना हो जाएगा बेटा, कहेंगे सर 14% हो जाएगा, कितना, 14% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फोर्थ वाला सही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसके साथ एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना, CP/MP बराबर, CP/MP का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट और ये प्रॉफिट परसेंट, ये बात आपको और ध्यान रखनी है, ये ध्यान रहेगी तो ये समझ लीजिए आपको काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। ये बात आपको भाई ध्यान रखनी है, ये रट लेना, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है, यदि एस को 15 मीटर की बढ़त दी जाती है तो उनके बीच बराबरी के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। अब बताओ 15 मीटर की बढ़त, सॉरी 9 मीटर से हरा देता है, कब, जब 150 मीटर की है, 150 मीटर की जब रेस है तो वो 9 मीटर से हराता है, कितने में, 150 मीटर की रेस पर, 150 मीटर की रेस है तो 9 मीटर से हरा देता है। जब 15 मीटर की बढ़त दे दी जाती है तो कितनी रेस होनी चाहिए, यानी 15 की बढ़त दे दो 15 मीटर की, तो कितनी होनी चाहिए, बता दो भाई, 9 की वैल्यू 150, 15 की कितनी होगी, 150 × 15/9। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से कट जाएगा बेटा 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से ये 50 बार, तो 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250 मीटर, तो यहां से निकल के आएगा 250 मीटर, जो कि ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। रेस कितनी होनी चाहिए, 250 मीटर की होनी चाहिए, ये पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा भाई, तरीका आप एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आपको इसको करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 48, 92 और 140 को पूर्णतः विभाजित करे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप ऑप्शन की हेल्प से ही इनको करेंगे। अब ये कह रहा है 48, 92, 140 को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, देखो इसमें 14 है, ये नहीं कटेगा, इसमें 11 है, ये नहीं, क्योंकि 11 और 14 से 48 नहीं कटता है, बट 12 से कटता है, 12 से, बट ये नहीं कटेगा, तो 12 भी हट गया क्योंकि इसके अंदर 3 आया, तो एक ऑप्शन बचा क्या, 4, सीधा आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। अगली कह रहा है डेविड 25 रुपए में 10 केले खरीदता है और 45 रुपए में 9 केले बेचता है। देखो 25 रुपए में बेटा 10 खरीदे तो एक केले की कीमत कितनी हो गई, 2.5 रुपए, ये सीपी निकला है बेटा। अब इसने बेचा कितने में, 45 रुपए में 9 बेचे तो एक कितने में बेच दिया, 5 में, 2.5 की चीज 5 में बेच दी, कितना प्रॉफिट ले लिया, 100% का प्रॉफिट हो गया बेटा, कितना डबल कर दिया, यानी कितना 100% का प्रॉफिट हो जाएगा सीधा सीधा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए ये कह रहा है 448 और 336 का महत्तम समावर्तक, ठीक है, 48 और 36 के महत्तम समावर्तक का कितना गुना, यानी 48 और 36 का जो HCF है ना, इन दोनों के, इनके HCF का इनका HCF कितना गुना है। तो पहले बेटा इनका HCF चाहिए, अब इनका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 12, देखो 12 × 48, 12 × 36, तो इसका HCF निकलेगा 12। अब मुझे HCF चाहिए इनका, किस किस का, 448 का और 336 का, इसका मुझे HCF चाहिए बेटा। अब मैं इसका HCF निकाल लूंगा, उसके बाद बता पाऊंगा कि क्या होगा। अब देखिएगा इसका HCF क्या आएगा, एक तो ये मेथड होता है कि हम इसमें डिफरेंस मेथड ले लें, डिफरेंस मेथड से ट्राई कर सकते हैं, बाकी एक काम और करते हैं भाई, ये कट किस चीज से रहा है देखना,
4 से कट जाएगा तो 4 4 एकन 4 एकन 4 दूनी 8 112 112 चौका और 112 तिया यानी 112 112 देखो बेटा इसमें भी कॉमन है 112 इसमें भी है 112 चौका 112 तो इसका एचसीएफ निकलेगा 112 112 एचसीएफ निकला है। अब ये कह रहा है उसका कितना गुना है तो उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए किससे 112 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 12 ढाई 120 होता है 10 बार जाएगा नहीं यही पूछा है ना। अच्छा फ्रैक्शन में दे रखा है वैल्यू तो 4 से काट लो फ्रैक्शन में दे रखा था 4 दूनी 8 बचेगा भाई 3 देखो 4 दूनी 8 बचेगा 3 4 थे 32 और बचेगा कितना बेटा 3 तो ये आंसर निकलेगा 28/3 28 है कोई ऑप्शन हाँ फोर्थ वाला हो जाएगा कौन सा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर एचसीएफ में आपको प्रॉब्लम हो बेटा तो आप इसका डिफरेंस ले लेना डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अगर डिफरेंस से ये पूरी तरीके से डिविजिबल है तो ये समझ लीजिए कि डिफरेंस ही इनका वो होगा। जब जो नंबर आएगा ना डिविजिबल होने के बाद एक्स वाई जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका डिफरेंस अगर 1 आता है तो फिर यही हो जाएगा ठीक है। बाकी मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना छोटी सी क्लास है 1 घंटे की उसमें मैंने कंप्लीट कराया ये सब कुछ ठीक है। देखिएगा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केट वॉल को पेंट कराने में कितना खर्चा आएगा। यदि बास्केट वॉल को पेंट करने की लागत 2.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बता दीजिए भाई। अब देखो बास्केट वॉल है यानी गोला अब उसको हमें कलर कराना है तो यानी कि उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा सीएसए निकालना पड़ेगा बोलो तो सीएसए अब क्या होता है उसका सीएसए सर्किल का सॉरी स्पेयर का सर्किल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई का मान 22/7 बेटा और आर कितना दे रखा है 14 व्यास है 14 तो 7 रेडियस हो जाएगी 7 × 7 ठीक है। ये इसका एरिया निकाल लिया। अब एक बार सेंटीमीटर में 2.5 रुपए लगता है तो इतने में कितना लगेगा 2.5 से इसमें गुणा कर दीजिए। क्या करोगे आप 2.5 से गुणा कर दोगे तो ये आपके निकल के आ जाएंगे कि उसमें लागत कितनी लगेगी। अब लागत आप आराम से यहां से निकाल सकते हो इसको कैलकुलेट करिए। देखो कैलकुलेट करते हैं बेटा कर दीजिए कैलकुलेट 7 से 7 कट जाएगा और कुछ कट रहा 2288 होता है इंटू 25 7 175 17.5 इसका गुणा करूंगा 5 8 40 जीरो हट जाएगा। एक काम करते हैं डीएस लगाओ भाई 8 8 16 16 का मतलब 7 और 7 5 12 13 13 का मतलब 4 7 4 28 28 का मतलब 10 10 का मतलब 1 आएगा डीएस कितना आएगा 1 आ जाएगा डीएस। अरे यार ये 88 था ठीक है और ये इंटू 1 डीएस आएगा। अब 1 चेक कर लीजिए कौन से का देखो 9 खत्म हो गया 5 3 8 8 3 8 3 11 11 का मतलब 2 ये नहीं हो सकता 5 4 9 और 1 10 10 का मतलब 1 ये हो सकता है 5 3 8 8 16 का मतलब 7 ही नहीं हो सकता 6 6 12 13 का मतलब 4 ये नहीं हो सकता तो कौन सा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1540 रुपए कितना 1540 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे हम डीएस लगा देंगे इससे। अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपने क्लास नहीं देखी है डीएस नहीं पता है तो बेटा मैंने डीएस की क्लास करीब 1.25 घंटे की क्लास यूट्यूब पर ही है यूट्यूब पर ले रखी है जिस करीब 1.25 घंटे की है मान लो एक इतने मिनट इतने घंटे की एक क्लास है 1.25 घंटे की ठीक है। उसको आप देख लेना क्लियर हो जाएगा आपका अगर आपके पास टाइम हो। जिनके पास कल एग्जाम है वो तो कतई मत देखना भाई ठीक है। आप बस इस क्लास को देख लेना ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना टेंशन फ्री जाओ। आप ये समझ लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छे होने वाला है बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना भाई आपको। अगला देखिए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। एक कार ए से अपनी वास्तविक गति का 3/5 से गति से चलना शुरू करती है और निर्धारित समय से 80 मिनट देरी से पहुंचती है। कार की वास्तविक गति क्या है। तो देखो बेटा मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं बट आपको पहले से पता होगा तो और आसान है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है। एक कार मान लीजिए ए और बी है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 480। एक बार ये यहां गई फिर दूसरी बार ये फिर से गई। एक बार इसकी स्पीड थी 5 और एक बार स्पीड कितनी हो गई 3 5 3 स्पीड से गई। तो डिस्टेंस कैसी होती है इस केस में बेटा यहाँ दे रखी है नहीं भी दी होती है तो ये आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस कैसी होती है कांस्टेंट होती है। ये आपको बस सबसे पहले देखना है क्या डिस्टेंस कांस्टेंट या सेम है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप जानते हो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/टाइम के। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यानी स्पीड का उल्टा टाइम होगा टाइम का उल्टा स्पीड होगा। आपको बेटा स्पीड दे रखी है और स्पीड दे कितनी रखी है स्पीड का रेशियो है 5:3 ये आपको स्पीड दे रखी है। अब ये कह रहा है निर्धारित समय से 80 मिनट देर से बी से पहुंचती है तो कार की वास्तविक गति क्या है। अब टाइम क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा करोगे तो 3:5 पहले 3 यूनिट समय लगता था आज कितना लग रहा है 5 यूनिट समय लग रहा है। कितना समय इंक्रीज हो गया। आप कहेंगे सर 2 ज्यादा लगा है क्यों क्योंकि 80 मिनट दे रखा है 2 की वैल्यू। अब 2 की वैल्यू 80 मिनट है बेटा तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी
अरे चल जा भाई, 80 मिनट है। कुछ तो बैठ गया इस पे आके, मक्खी वगैरह। 80 मिनट दे रखी, एक की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू 4 की 12 यानी 120 मिनट। और 120 मिनट का बेटा क्या मतलब होता है, ये आप बता दीजिए मुझे क्या होगा। हमसे पूछा क्या कार की वास्तविक गति क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। कितना, तो पहले इसको 2 घंटे लगते थे कितनी दूरी कवर करने में, तो इसकी स्पीड निकालते हैं। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 2 घंटे में कवर की, तो स्पीड कितनी निकलेगी, 240 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड निकलेगी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कांस्टेंट है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि देख लेना, ठीक है। कभी टाइम कांस्टेंट होगा, कभी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, कह रहा हुआ है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। यानी 15, 30 और 45 से विभाजित करते हो आप, 8 रिमाइंडर बचे बेटा, ऐसी संख्या बतानी है। अब देखो 15 से डिवाइड करोगे तो 8 आए, 30 से डिवाइड करोगे तो 8, 45 से डिवाइड करोगे तो 8। ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, 15 से 90 को डिवाइड, 94 को डिवाइड करेंगे, क्या आप बताइए 8 रिमाइंडर बचेगा। आप कहेंगे सर कतई नहीं बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। इसको डिवाइड करेंगे 15 से, 15 अट्ठे 120 और 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, यहाँ भी नहीं बच, 105 यहाँ बच रहा है। 30 से देख लो, 30 या 90 और 30 से यहाँ नहीं बच जाएगा, 30 से नहीं हो रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बचा क्या, ये देखो 15 छिक्के 90, 30 या 90 और 45 दूनी 90, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन की ही हेल्प से करना, ध्यान रखना। और आएंगे, ऐसा नहीं कि ये आएंगे नहीं, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 216, 358, 454 को विभाजित करने पर 9, 13, 17 शेषफल देता है। अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 216 है, 358 है, 454 है, इनको विभाजित करने पर 9, 13 और 17 शेषफल बचता है। तो यानी कि कहने का मतलब 216 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो 9 शेष बचता है, तो इसका मतलब 216 में से 9 घटा दूंगा तो जो नंबर है वो पूरी तरह से विभाजित है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से 9 घटाता हूं 216 में से बेटा, तो 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घटा दो 210, 210 में से 3 घटाओगे 207, 207 नंबर आ गया। 207 किससे कटता है, देखो ना, किस इसमें से 17 से कटेगा, 17 एकन 207 आया ना, 207, 17 एकन 17 बचेगा 3, 17 से नहीं कटता है, ये तो हटा दो। फिर 27 से 7 2 9, 27 से कटना चाहिए ना, 27 से वैसे मुश्किल कटेगा, 9 दूनी 18। अभी 29 से चेक करते हैं, 29 से तो मतलब नहीं है, 27 चेक कर लेते हैं भाई, 27 से कटेगा कि नहीं, 9 30 27, 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 नहीं कटता भाई, ठीक है हटाओ, ठीक है। तो ये 27 से भी नहीं कटता, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, ये हो नहीं सकता। फिर 23 बचा, 23 से ये कटता है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से हमने कर लिया, अब आगे दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा होता कि इस संख्या पे 2 ऑप्शन फॉलो कर रहे थे तो हम दूसरी वाली संख्या से ट्राई करते 358 से। अब यहाँ एक ही पे बात बन गई तो हमने चेक कर लिया। चलिए, ये कह रहा है राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचाता है, तो उनकी कुल आय का उनकी कुल व्यय से क्या है, यानी कि इनकम का, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको बताना है। तो देखिएगा, राम एंड गंगा 2 व्यक्ति हैं, राम एंड गंगा, जिनकी हमको इनकम का रेशियो बेटा दिया है कितना है, 3:4, 3:4। और इसके बाद इनके एक्सपेंडिचर का बेटा, एक्सपेंडिचर है ना, हाँ व्यय का, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है बेटा 2:3, ये रेशियो हमको दे रखा है। और हमें प्रत्येक 2000 रुपए बचाता है, यानी कि इनकी सेविंग कैसी है, समान है बेटा, सेविंग समान है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए क्या, कि यहाँ देखिए 3 से 2 हो गया, 1 की सेविंग है, और यहाँ भी कितना डिफरेंस इनका समान है, 1 है, 1 की वैल्यू 2000 यानी डिफरेंस समान है। तो सीधा सीधा इनकम कितनी हो जाएगी, इनकी इनकम हो जाएगी, बताओ 3 और 4 7 हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बोलो, 2 और 3 5, क्योंकि इनकी क्या है, ये अंतर समान है, नहीं होता तो इसको हम इक्वल करते हैं, और हमसे इसी का रेशियो पूछा है, क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। देखो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आप पहले नहीं पढ़े हो, नए जो बच्चे उनके लिए, जो पहले से पढ़ रहे हैं इनको रिवीजन करना है, उनके लिए क्लास काफी ज्यादा लाभदायक रहेगी। बाकी जो नए थोड़ी बहुत उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टाइम का इशू है, क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं है कि मैं बहुत बड़ी क्लास रख लूँ जिससे कि आप उसी को देखते रहे, और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि मैथ सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आपके मैथ के आने हैं, तो इसलिए क्या है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है एक योजना में एक्स, या एक्स कोई एक्स लिखना था, ठीक है चलो हिंदी में लिख दिया, कोई एक्स रुपए का निवेश करता है जिससे 12% का लाभ मिलता है, यानी एक्स रुपए का निवेश करता है जिससे 12% का प्रॉफिट होता है। ठीक है भैया, अंत में उसे निवेश की गई राशि
से 12,000 रुपए अधिक मिले, यानी निवेश की गई जो राशि थी उससे 12,000 रुपए अधिक मिले, तो उसने योजना में कितने रुपए निवेश किए। बेटा एक बात बताओ, आपने जो निवेश किया उससे 12,000 अधिक मिल गए, तो ये 12,000 ही क्या है, आपका प्रॉफिट है। 12,000 ही प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट कितना था बेटा, 12% था। तो 12% की वैल्यू बेटा 12,000 है। कितनी है, 12,000 है। 100% की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये तो काफी आसान था ना, इसका तो कुछ स्टैंडर्ड नहीं है आपके सामने। अगला देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए राशि का निवेश किया गया था। यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता तो 270 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेश की गई राशि क्या है। देखो एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए एक राशि का निवेश किया, यदि इसे 5% अधिक, 5% अधिक पे बेटा निवेश करते तो 5% ही अधिक ब्याज मिलता। पहले साल 5 मिलता अधिक, फिर दूसरे साल भी 5% अधिक, तीसरे साल भी 5% अधिक, ऐसे कितना समय, 3 वर्ष, तो कितना अधिक मिलता, 15% अधिक मिलता। लेकिन आपको पैसे कितने मिले, 270। तो 15% की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा कितना, 270 रुपए। कितना दे रखी है, 270 रुपए दे रखी है। पूछा क्या, निवेश की गई राशि यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। मैं 3 से काट लेता हूं 5 बार, चाहे 15 से काट लो चाहे 3 से, 15 से ही काट लो। 15 एकन 15, 15 एकन 15 भाई, बचेगा कितना, 7 5 12, 15 8 120, सही है, यही जाएगा। और 2 जीरो बढ़ा लोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1800 रुपए आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना, 1800 रुपए आपका निवेश निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप काट के कर लेना। अगला देखो, अगला देखिएगा जब तक आप लोग, मैं थोड़ा बस 1 मिनट दीजिए। एक सेकंड दीजिए भाई, अभी बस स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 15-20 दिनों में कर सकते हैं। बी ने 1 अक्टूबर को कार्य शुरू किया था और वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कब तक पूरा होगा। यानी कि ये भी अल्टरनेट एज वाला कॉन्सेप्ट है, इसका हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। ए जो है 15 दिन में कर सकता है, बी जो है इसको 20 दिन में कर सकता है। कितने में, 20 दिन में ना बेटा, हाँ। यदि बी ने 1 अक्टूबर को कार्य शुरू किया था, ठीक है, कोई नहीं, बी से स्टार्टिंग की गई है, ठीक, एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना जाएगा, 60, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी निकालिए, 15 चौका 60, 20 या 60, इफिशियंसी निकाल ली। बी से शुरुआत करते हैं। पहले दिन आएगा बी, 1 दिन काम करेगा और 1 दिन में कितना करेगा, 3। फिर उसके बाद नंबर आएगा बेटा ए का, ए आएगा 1 दिन काम करेगा और कितना करेगा, 4। 2 दिन में आप कहेंगे सर काम जो है वो हमारा 7 हो गया, 2 दिन में कितना हो गया, 7। 2-2 दिन की साइकिल बनेगी। अब आप देख लीजिए कितना काम है, 60, तो 60 में कितनी साइकिल बनेगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 8 तो कंप्लीट हो जाएंगी। 8 इधर कर लीजिए, 8 इधर कर लीजिए, यानी 16 दिन। 1 से स्टार्ट किया था, यानी कि 17 से ज्यादा आंसर होगा। अभी और बचा है तो सीधा 17 से बड़ा 1 है 18 अक्टूबर, 1 19, थोड़ा कंफ्यूजन है, वैसे 18 लगा सकते हो आप, थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो। 56, अब बचा क्या, 4। अब नंबर किसका आएगा बेटा, अब नंबर देखो, शुरुआत हमने किससे की है, बी से शुरुआत की है। यदि बी ने 1 अक्टूबर से कार्य शुरू किया तो बी का आएगा। अब बी आएगा बेटा और 1 दिन काम करेगा, कितने दिन, 1 दिन काम करेगा और 1 दिन में कितना करेगा, 3, ये काम कर देगा। अब देखो 16 और 1 17 दिन हो गए और काम कितना हो गया, 56 और 3 59। अब इसके बाद नंबर आएगा ए का। अब ए से हमें जो काम कराना है वो कितना काम कराना है, 1 काम कराना है। एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 1 काम कितने में करेगा, 1/4 दिन में। अब आप देख लीजिए 16 दिन ये थे, 17 17 से 1/4, तो कौन से दिन, 18वें दिन काम कंप्लीट होगा। ठीक है ना, देखना एक बार, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18वें दिन हो जाएगा ना, सही है ना, तो 18वें दिन हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना अगर मैंने जोड़ने में गलती कर दी हो। चलो अगला देखो, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये फाइंड द वैल्यू, देखो सिंप्लीफिकेशन है। देखिएगा हम क्या करते हैं, बॉड मास का आपको रूल पता होगा, मैं लिख दे रहा हूं, बॉड मास पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये इस क्रम में आपको सॉल्व करने होते हैं, ये बात आप पहले से जानते भी होंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा पहले हम इस ब्रैकेट को कर लेते हैं। तो ये माइनस का है, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। देखो 4 और 2 6, 7 3 10, 1 7 हो जाएगा और ये प्लस का है तो 6.1 में से जाएगा तो माइनस का बचेगा 0.9, 0.9 बचा बेटा माइनस का, और ये माइनस माइनस इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा 4 और 9 3 12, यानी 5.2, 5.2 हो जाएगा।
5.2 में से 3.6 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5.2 में से 3.6 घटाएंगे, देखो ये बेटा ये वाला 9 जो है माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने इसमें जोड़ दिया 0.9, तो ये निकल के आ जाएगा 5.2। अब 5.2 में से मैं 3.6 घटाऊंगा जो कि ये माइनस वाला है, तो इसको मैं घटाता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, 14 और 2 16, 1.6 निकल के आएगा। 1.6 यहां से निकलेगा बेटा, किसका निकलेगा, ये आपको देखना है, देखो आपका कौन सा एक पॉजिटिव ये वाला ज्यादा है तो ये प्लस का निकलेगा, कितना निकलेगा 1.6 प्लस का निकलेगा, मैं लिख देता हूँ एक सेकंड, 1.6 निकलेगा प्लस का। अब आप यहाँ पे आएंगे तो ये प्लस का यहाँ साइन माइनस का लगाए तो ये माइनस का हो जाएगा और इसमें से 0.7 घट जाएगा, कितना 0.7, तो ये बचेगा माइनस का 0.9। 0.9 का मतलब 9/10, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। वैसे भी आप देख लेते माइनस का एक ही था तो आपको आगे पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, एक ही ऑप्शन था माइनस का। अगला देखिएगा, ये कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 6:5 है। अब ये कह रहा है 6:5 है, यदि लड़के 25%, लड़कियां 36% छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखो 25% लड़कों को मिलती है तो बेटा कितने बचे 75%, 75% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने को 75 को। 36% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती है, 64% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलती है वो वाले बच्चे हैं जिनको नहीं मिलती है। अब इन्हीं को पूछा कितने परसेंट है, तो हम यहाँ पे एवरेज लगा देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। अब जो भी आंसर आएगा बेटा वो 75 और 64 के बीच होगा, 64 से बड़ा होगा, 75 से छोटा होगा। एक बार आप ऑप्शन पे भी निगाह मारेंगे तो देखो 75 64 के बीच नहीं है, ये भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, 75 और 64 के बीच है ये, हाँ 75 और 64 के बीच 70 है, यानी आपके दो ऑप्शन में इनमें से 80 नहीं है, लेकिन 80 हट जाएगा, ठीक है, ये तो है 70, तो आपका ऐसे ही देखते ही आंसर हो गया कौन सा, फोर्थ वाला। ये तो आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था अगर आपको ये बात पता हो कि इनके बीच की यानी मीन वैल्यू ही आंसर होगा। अब आप इनमें से कोई भी एक आंसर मान लीजिए, जैसे ये 64 मान लीजिए, तो यहाँ देखिए कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से डेविएशन लगा रहे हैं, आप से देखिए कितना डेविएट हो रहा है, तो आप कहेंगे 11 हो रहा है 6 लोगों पे, तो 6 × 11 ये इतना एक्स्ट्रा है, कितना है 11 × 6, 11 × 6, इसी को समय डिवाइड करिए, सब कितने 6 और 5 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंक्रीज हो जाएगा। पहले से कितना माना था आपने 64, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 70 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये आपने आंसर माना था इससे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, कर लेंगे ना भाई। और ये चीज भी एक बार आप ऑप्शन पे निगाह मार लेना, ठीक है, ध्यान रखियो पेपर में। अगला देखो, एक दुकानदार अपने सामानों को क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 35% की छूट देता है, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था, CP/MP बराबर क्या लिखाया था, अगर आपको ध्यान रहे तो 100 माइनस डिस्काउंट % बटे 100 प्लस प्रॉफिट %। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी कुछ समय ही पहले, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा क्रय मूल्य से 65% अधिक है, यानी हमें रेशियो दे रखा है, क्रय मूल्य से 65% अधिक है, 65% का मतलब हो गया मैं 5 से डिवाइड करूंगा 20 और ये 13/20, तो 20 से कितना है 37 है, 20 से कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा भाई, 13 अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, ये इसका CP हो जाएगा और ये इसका MP हो जाएगा, ठीक है बेटा, CP MP हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा है अब हम चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 35% की छूट देता है तो मैं यहां से लिख सकता हूं 35 हटाऊंगा 65 आ जाएगा बेटा, और ये प्रॉफिट कितना पूछा है 100 प्लस P, इसको अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 35% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है यहां से निकाल लीजिए, कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा आप कहेंगे सर 5 से कट जाएगा ये 4 बार, 5 से ये कट जाएगा 13 बार, राइट, 4 का इधर गुणा करेंगे 400 प्लस 4P, एक बार देख लेना कोई गलती ना हो जाए भाई, ठीक है, और इसका इधर कर लेंगे तो 13 × 39 390 और 39, 390 में आप 10 डालिए 400 हो जाएगा, 429 निकलेगा ना। अब ये इसमें से घट जाएगा तो P बराबर निकल के आएगा 29 बटे, रुक जा मक्खी बैठी हुई है, क्या बात है, हैंग हो गया क्या, एक सेकंड भाई, बस एक सेकंड, 7.25 आ जाएगा, ठीक है, कर गया काम, कर गया चलो, वरना मैं आंसर टिक लगा के छोड़ देता। देखो अब यानी P की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो 29/4, इसका मतलब होता है 7.25, आप देख लेना भाई, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अगला देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी है तो जल्दी से हम थोड़ा फास्ट लगा लें। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद
को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का ज्ञात कीजिए, लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो एक गोलाकार है तो वही 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आज तो कुछ ज्यादा दिक्कत कर रहा है, 22/7 22/7 और रेडियस कितनी है 14, 4 पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14, बेटा देख लेना ये 14 लिखा है, थोड़ी अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, अब 10 रुपए लगता है 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो 10 से गुणा कर दीजिए, ये आपका खर्चा आ जाएगा, लागत निकल के आ जाएगी, इतने से 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अरे भाई जब जल्दी होती है तो ऐसा होता है, एक ऑफलाइन बैच है यार इसलिए अब जल्दी है थोड़ा। देखो 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और कुछ है बाकी इसका गुणा करो, 22×88 और 14 दूनी 28, 280, जीरो लग जाएगा, 64 आएगा, 64 लास्ट में होना चाहिए, जीरो बगा ये हटाओ, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24,640। आप ऑप्शन से कर लेना आगे, ठीक है। चलो अगला देखिए, एक शंक्वाकार तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सेम इसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या है शंकु के बारे में है, तो शंकु का मैं टीएसए और एलएसए आपको लिख दे रहा हूँ, वो बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। टीएसए क्या होता है, और देखो एलएसए होता है पाई आर एल, टीएसए हो जाएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, ठीक है, ये आपको बस बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पाई आर एल इसका एल एस ए हो जाएगा, टी एस ए क्या हो जाएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। देखो ऐसे समझ लो, ये पाई आर एल था, शंकु है, प्लस इसका जो बॉटम है वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सॉरी पाई आर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल एल, और यहाँ से क्या बचेगा आर, तो पाई आर एल प्लस आर ये निकल के आ जाता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, क्लास देखते क्योंकि रिकॉर्ड क्लास है, इसको आप जब सॉल्व करें उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। इसका आंसर बताइए। अगला देखते हैं, चलो एक आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और एक महिला उसी को 25 दिन में कर सकती है, 3 आदमी 5 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो इसको करा देते हैं, इस टाइप का नहीं हुआ है ना एक भी, कितना है, एक आदमी किसी कार्य को, मैन 15 दिन में एक काम को कर सकता है, 15 दिन के आदमी का काम बराबर है महिला के कितने दिन का, 25 दिन का। यहां से मैं इनकी इफिशियंसी निकाल लूंगा, मैन एंड वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो निकलेगा 5:3, ये मैंने इनकी इफिशियंसी निकाली। अब मैं टोटल वर्क भी निकाल सकता हूँ, टोटल वर्क चाहूं तो मैं इससे निकाल दूं चाहे इससे निकाल दूं, इनमें से किसी से भी टोटल वर्क हम निकाल लेंगे भाई। टोटल वर्क निकलेगा m इंटू 15, m इंटू 15, m की वैल्यू बेटा कितनी है 5 इंटू 15 आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ये आपका टोटल वर्क है। ये कराना किससे, ये आपको कराना 3 आदमी और 5 महिलाओं से, 3 मैन और 5 वुमेन से ये काम कराना। मैंने मान लिया डी दिन में करेंगे किस काम को, 75 काम। बहुत दिक्कत कर रहा है भाई पैनल यार, चलो कोई नहीं मैनेज करना आप यार, ठीक है। m की वजह जाएगी 5 रखोगे 5 15 हो जाएगा, w की 3 रखोगे 15 15 15 30 30 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, पॉइंट में आ रहा है तो ये है ऑप्शन पॉइंट में 75/30, ठीक है ना, 30 ही था हाँ, बराबर 3 से काट लोगे 25 25 ढाई आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा, 2.5 दिन निकल के आएगा, है ऑप्शन में, ठीक। तीसरा वाला हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंसर, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखो ये भी करा होमवर्क दे, चलो एक करा देता हूँ यार क्योंकि ये भी उसी टाइप का, एक कर ही लेते हैं ना, होमवर्क देना सही नहीं। चलो कैनवास से बना एक शंकु आकार का तंबू है, तंबू की त्रिज्या 7 है और इसे बनाने के लिए 308 कुल वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग किया जाता है, तो घन इकाइयों में तंबू का आयतन कितना है, तंबू का हमें आयतन बताना है। आयतन क्या होता है, देखो शंकु है, शंकु का जो वॉल्यूम होता है कौन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये होता है शंकु का वॉल्यूम। आप यहाँ पे अगर मुझे उसका वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का तो ये 1/3 हट जाता है, पाई आर स्क्वायर एच रहता है। अब मेरे पास है क्या, रेडियस है शंकु की और उसका कैनवास का उपयोग किया गया, यानी कि उसका हमें वक्रपृष्ठ भी दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ कितना आ जाएगा, कैनवास शंकु के आकार का तंबू है, ठीक है। तो पाई आर एल की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है, कितना है 308, इसकी वैल्यू 308 दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे बेटा, आर की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, ठीक है ना, हाँ 7 ही का ही है, और एल हमको निकाल लेंगे यहाँ से बराबर 308, कैलकुलेट करते हैं देखिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से इसको काटो, 22 सेकंड 22 बचेगा कितना भाई 8 बचेगा, 22/88, तो एल बराबर हमने निकाल लिया कितना 14, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना 14।
अब हम क्या करेंगे, आयतन निकाल देंगे, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 7, 7 × 7, और एच का मान हमें हमारे पास है नहीं, तो देखो मैं बता दे रहा हूं, ये आपका शंकु है प्यारा सा, ये इसकी हाइट है, ये इसकी एल है, ये 14 है बेटा, और ये आपको 7 दे रखी है, तो यानी कि 2:1 है, 2 दूनी 4 और 1 जाएगा 3, तो यानी ये निकलेगी 7√3, कितनी निकलेगी 7√3, ये यहां से मैंने पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है, उससे आप भी निकाल सकते हो कि कितनी निकल के आएगी। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ 7√3। अब मुझे क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो कर लीजिए, करते हैं भाई दोस्त, 7 से 7 कटेगा, और कुछ है, अच्छा बटे में रूट भी है, मल्टीपल में भी है, काट ही लेते हैं ना, और तो कुछ कट नहीं रहा है ना, कट रहा भाई, 7 7 49, 49 गुणा 22, 49 7 7 49 गुणा 22, √3 से इसको √3 टाइम्स काट दो, बटे आ जाएगा √3, और ये लास्ट में 9 दूनी 18, 8 है, और √3 बटे में है कोई ऐसा ऑप्शन, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता क्योंकि गुणा में है, ये है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, 1078/√3 यूनिट डिजिट से हम इसको कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखो, बस थोड़े क्वेश्चन और हैं, बस 10 मिनट का आप धैर्य बनाए रखना, 10 मिनट में क्लास कंप्लीट कर देंगे। देखो, रत्नेश एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है, 10% की छूट देने के बाद रत्नेश को 20% का लाभ होता है, पेंसिल बॉक्स का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो 10% की छूट दी तो सीपी हो जाएगा 90, वही मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सीपी बटे एमपी का रेशियो, और 20% का लाभ होता है तो एमपी कितना हो जाएगा 120, ये रेशियो निकल आएगा सीपी और बेटा एमपी का, ये रेशियो निकल आया, इसको काट भी दूंगा तो 30 या 30 चक, ठीक। अब ये कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, तो 4 की वैल्यू बेटा 80 है, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 या 60, हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य ही पूछा है, तो कितना निकल के आ जाएगा 60 निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी सीधा 595 लिख दीजिए, 595 सेंटीमीटर, 595 सेंटीमीटर, बेल लिख जा भाई। इसके बाद देखिए फिर लिखा हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर यानी 800, ठीक है। उसके बाद लिखा है 1665 यानी 1665। अब अधिकतम हमको संभावित लंबाई बतानी, तो इसका एचसीएफ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एचसीएफ बेटा, एचसीएफ हम निकाल लेते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा एचसीएफ, 5 से तो ये सब कट रहा है यानी 5 होगा, 50 से तो ये नहीं कटता है, 25 से नहीं कटता है तो 50 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सब तो नहीं कट रहे, तो 50 हो नहीं सकता, फिर क्या बचा 5 ही आएगा, क्या 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका डिफरेंस लेके भी ले सकते हैं, बाकी आप ले लेना, देख लेना कौन सा नंबर कॉमन है, ऑप्शन की हेल्प से कर लियो, ठीक है। चलो ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तु प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचता है, कुल मिलाकर लेन देन में उसे ना तो कोई हानि होती है और ना ही कोई लाभ होता है, यदि एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचता है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत चांस है पूछे जाने के। देखो प्रत्येक को 5,000 में बेचता है, यानी एसपी कैसा समान है, पहलू को 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, 6 की चीज कितने में बेच दी, 5 में बेच दी, ये सीपी है बेटा, और ये क्या है इसका एसपी है, 6 की वस्तु कितने में बेच दी, 5 में बेच दी, लेकिन दूसरी वाली भी 5 में बेची है, क्योंकि एसपी कैसा है, इनका समान है, एसपी कैसा है, सेम, एसपी है बेटा समान, जब एसपी समान है तो हम इसको समान कर देंगे, 5 है। अब आप मुझे बताइए यहाँ टोटल कितना मिला, ना नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए बेटा, 10 ही होना चाहिए, 10 होने के लिए यहाँ कितना रखोगे, 4 रखोगे, क्योंकि 6 पहले से है, तो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 का मतलब बेटा कितना होता है 25%, 1/, ये नहीं दिखाई देगा कलर आपको, सॉरी, 1/4 × 100 कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलेंगे सर 25% आंसर निकल के आ जाए, कितना 25%, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, ध्यान रहे आपको इस क्वेश्चन की। अगला देखिएगा, ये कह रहा है एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपए नगद में या 1200 रुपए की नगद अग्रिम भुगतान और शेष राशि 3 समान आसान किस्तों में बेचा जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रतिवर्ष संयोजित होती है, तो किस्त की राशि क्या है, आसान है, देखो इंस्टॉलमेंट बताना है, लेकिन ये है कौन सा इंस्टॉलमेंट, एक सेकंड, ए म्यूजिक प्लेयर इज सोल्ड फॉर 4510 इन कैश और 1200 रुपए कैश डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इजी इंस्टॉलमेंट इन द इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो 4510 रुपए था, 1200 रुपए उसने भुगतान कर दिया, तो उसको अभी कितना और देना है, 3310 रुपए, इतना अभी उसका बचा है। अब इस पे वो इंस्टॉलमेंट बनाता है, तो 10% से कितनी बनेगी, तो हम जानते हैं इसमें
CI की इंस्टॉलमेंट होती है, पहले 10% का मतलब 10 से 11 होगा, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करके लिखते हैं, 100 से 121 लिखते हैं बेटा, ठीक। फिर इसका क्यूब करके लिखते हैं, तो 1000 से ये कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, ठीक। और ये इंस्टॉलमेंट प्रत्येक समान है, तो हम इसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ 11 से गुणा करेंगे, यहाँ 121 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी हम 121 से कर देंगे, यहाँ हम 11 से कर देंगे। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये निकलेगा आपका कितना, 1210 बेटा, ये निकलेगा 1100 रुपये, और ये निकलेगा आपका 1000। अब आप देखिए टोटल कितना प्रिंसिपल है, इसको जोड़ेंगे, 11 22 22 और 3 3000 3000 3310, ये निकल के आ जाएगा 3310, और इसकी वैल्यू 3310 ही है। तो इंस्टॉलमेंट प्रत्येक कितनी है, 1331 की, तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1331 ही हो जाएगी। हमसे पूछा है इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 1331 की होगी, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 3310 की वैल्यू 3310 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 1331 यूनिट की वैल्यू 1331 रुपये। क्लियर है ना। चलो अगला देखिएगा, ये कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 अभाज्य संख्याएं, और इन 5 संख्याओं का योग विषम है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। अब देखो आप ये घर पे प्रैक्टिस करना, क्या जैसे 5 अभाज्य संख्याएं लेना, ठीक है। अब उन 5 अभाज्य संख्याओं का आप सम करेंगे तो क्या आ रहा है, एक अभाज्य संख्या है, यदि इनको सम किया जाए तो एक विषम संख्या आ रहा है। अगर जैसे मैं एक बता भी देता हूँ, चलो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ये 11 बेटा, इनका अगर मैं सम करता हूं तो देखो आप थोड़ा नोटिस करना, हुआ एग्जाम में भी आप नोटिस कर लेना, जल्दी कर पाओगे। देखो 3 5 10 10 17 17 और 11 28, तो यानी इनका सम निकलेगा 28। और हमें सम कैसा चाहिए, विषम चाहिए। सम कैसा चाहिए, विषम चाहिए बेटा, विषम सम चाहिए, ऑड सम चाहिए, ऑड सम चाहिए इनका। अब ऑड सम क्या है, अगर आप देखो 2 2 के पेयर में रखोगे, देखो 8 7 11 18, इनका क्या होता है, ये सब जब मिलती है ना 2 2 के पेयर में होती है, तो ये रहती है, यानी कि सम नंबर्स में ये दी हुई गई होंगी, तो इनका जो सम आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक और प्राइम नंबर ले लूं, मतलब अभाज्य संख्या ऐसी ले लूं, इवन को हटा दूं, इस 2 को हटा दूं, तो आप नोटिस करना, देखो क्या आएगा। जैसे मैंने मान लिया 13 ले लिया, अब आप देखो इसका तुरंत बदल जाएगा और क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है, आप खुद से ये चीज ऑब्जर्व करना मेरे दोस्त, ये खुद से आप चेक करना, 2 4 संख्याएं लेके खुद से ट्राई करना कि जब भी आप ऐसी संख्याएं लोगे जिनका सम कैसा आ रहा है, बेसमी आ रहा है, 5 संख्याएं हो, 7 हो, 9 हो, इस तरीके से दी हो, तो वो सभी संख्याएं कैसी रही होंगी, बोलो कैसी रही होंगी, उनमें 2 नहीं आया होगा, बाकी सभी अभाज्य रही होंगी, होंगी सभी अभाज्य, 2 भी अभाज्य संख्या है, इवन अभाज्य है, बट 2 नहीं आया होगा। अब ये कह रहा है और इन 5 संख्याओं का योग विषम है, तो ए बी सी डी, यानी कि अब ये 5 संख्या में लास्ट वाली संख्या हटा दिया, का मान क्या होगा, एक इवन प्राइम नंबर होगा, और प्राइम नंबर होगा, और नंबर होगा, या इवन नंबर होगा। तो अब आप मुझे बताइए क्या होगा। तो देखो बेटा, जब आप इनमें से ये सभी संख्या हटा दोगे और ये वाले नंबर लोगे, ये ए बी सी डी चारों को जोड़ोगे, तो 2 2 के हमने पेयर पे देखा था क्या बनता था, सम बनता था, और 2 सम को जोड़ेंगे इवन 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 ही आएगा, और जब इवन आएगा तो हमारा इवन हो जाएगा। अब n इवन नंबर होगा, n इवन नंबर होगा, ना कि n इवन प्राइम नंबर होगा। n प्राइम नंबर तो एक ही होता है 2, तो 2 तो इनका समाएगा नहीं, 2 से ज्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह ट्रेन से 7 मिनट की देरी से चूक जाता है। हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको स्पीड दे रखी है, क्योंकि एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले गया है 8 से, फिर उसके बाद कितने से गया बेटा, 10 से गया है, तो टाइम हो जाएगा जस्ट उल्टा करोगे तो 5:4, ठीक है, मैंने 2 से काट लिया। अब पहले ये 7 मिनट देरी से पहुंच रहा था, मान लीजिए 12 बजे पहुंचना था इसको, और ये 12:07 पर पहुंचा। दूसरे दिन इसने क्या किया, 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 12 पे पहुंचना था, 5 मिनट पहले पहुंचेगा, तो 11:55 पे पहुंचेगा। समय का अंतर कितना हो जाएगा, 7 5 12 का हो जाएगा। देखो समय का अंतर कितना है, एक की वैल्यू दी है 12 मिनट, एक की वैल्यू कितनी है 12 मिनट बेटा, तो तब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। हमसे पूछा क्या है, तो राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी आप बता दीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बेटा आपको दे रखी है 8, टाइम दे रखा है 1 घंटा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। कौन सा, 4th वाला ऑप्शन आपका 8 किलोमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, काफी कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है।
आप इसका आंसर बताइएगा। 5 मिनट और दीजिए बस, तो ही कंप्लीट करते हैं भाई। एक बंद धातु बेलनाकार बॉक्स 1.08 मीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर या धातु की सीट लागत 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो बॉक्स में प्रयुक्त सामग्री की लागत क्या है। ठीक है, देखिएगा आसान है बेटा। एक बंद धातु एक बेलनाकार है, तो बेलनाकार है तो 1.0 सीट। देखो एक बंद धातु बेलनाकार है तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, टीएसए निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें बताना 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉक्स में प्रयुक्त सामग्री की लागत कितनी है। तो बता दीजिए भाई, हमें इसका टीएसए निकालना होगा। टीएसए क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा कितना दे रखा है देखना एक बार, 42 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर और ये मीटर में, और ये किसमें 90 रुपए प्रति मीटर, तो मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। 0.42 क्या करते हैं 0.42 और आर प्लस एस जोड़ेंगे 1.08 और 0.42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ये निकल के आ जाएगा। अब ये इसका हमने क्या निकाल लिया, टीएसए निकाल लिया, और एक प्रति वर्ग मीटर कितना लगता है 90, तो इतने वर्ग मीटर में कितना लगेगा 90 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो भाई देखो, इस तो काफी डेटा टफ जा रहा है ना, इस काम करते हैं किसको किसको काटे, 15 दूनी 30। ठीक है, ये 30 का मतलब एक, देखो 15 दूनी 30 यानी यहाँ से 3 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं 15 1.5 गुणा 2 3 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 से 1 पॉइंट यहाँ हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, इसको 7 से काट दूंगा 0.6 आ जाएगा। अब ये मेरे पास आएगा 36 18 या 22 66 गुणा 0.6 इंटू 9, ये निकलेगा। यानी जो भी सम होगा उसके अंकों का योग भी 9 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 6 6 36 6 6 54 यानी कि 4 होना चाहिए, और 4 वाला होना चाहिए, और सम होना चाहिए 9। चेक करते हैं, 5 4 9 और 6 15 और 3 18, तो कौन सा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 356.4। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं करना है। अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, डिक्टो ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पूरा नहीं करना है, बस आप 1 मिनट आप अगला क्वेश्चन जब तक आंसर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना भाई बहुत सारी है। ठीक, एक क्रिकेटर 10 पारियों का औसत कितना है, देखिएगा 52 रन है। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 58 हो जाए बेटा। पहले कितना था, देखो काफी आसान है, ये कह रहा है एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत रन 52 रन है। ठीक है, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत स्कोर 58 हो जाए बेटा। देखो कितना 52 से कितना हो जाए 58 हो जाए, कितने की वृद्धि कर दी 6 की वृद्धि कर दी। 10 पारियों में 6 की वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी 60 की बेटा। कितने की वृद्धि होगी 60 की होगी। और अभी कितना है क्योंकि अभी 58 हो गया, उनके पास तो 6 कम है, 10 पारियों में 60 वो कम है, और इनके पास अभी कितना होना चाहिए 58। तो 60 और 58 कितना बनाने होंगे, 60 और 58 जोड़ेंगे 6 5 11 118, जो कि ऑप्शन आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा 118। क्लियर है ना। चलिए बस 2 क्वेश्चन और है, सो ये अभी हमारा एंड है क्लास का। अगला है, एक व्यक्ति 12,000 रुपए 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर और 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे तुरंत दूसरे व्यक्ति को 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है। लेन देन में प्रतिवर्ष उसका लाभ कितना है, बताओ। 2% पे आप बेटा कर्ज ला रहे हो और कितने पे दे रहे हो 4% पे किसी और को दे रहे हो। कितना प्रॉफिट ले लिया 2% ले लिया 1 वर्ष में, तो 12,000 का कितना प्रॉफिट होगा। 12,000 का आप 2% निकालेंगे तो आप कहेंगे सर कितना निकलेगा 240 रुपए, कितना 240 निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई थोड़ा। चलिएगा, यदि एक त्रिभुज का आधार L है, ऊंचाई इतनी है तथा आधार और ऊंचाई का योग इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो बेटा निकाल लीजिए, देखिएगा L और इन दोनों का, हमें दोनों का बेस और हाइट का सम दे रखा है, तो 4L और 1L 5L 5L प्लस 7, 5L प्लस 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी, एक सेकेंड, 5L प्लस 7 की वैल्यू दे रखी है 37। आप L की वैल्यू यहां से निकालेंगे 30 6 निकल के आ जाएगी, कितनी 6 निकल आएगी L की वैल्यू। अब पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्या बेस तो हो जाएगा, बेस कितना हो, देखो वही लगाते हैं, ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2, बेस हो जाएगा कितना L, आधार है L की वैल्यू 6
और हाइट कितनी हो जाएगी, वहां मैं रखूंगा चचक 24 और 7 31 होगा ना, 31 और 3 से काट दूंगा, 31 या 93, तो कितना निकल के आ जाएगा 93 है कोई ऑप्शन, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अंतिम है बस, सो ये एंड है आपका। यदि एक योजना के तहत एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इसे इसके अतिरिक्त वह 170 रुपए की नगद छूट दे रहा है, अब उसे 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो इसको करने के काफी तरीके हैं, मैं आपको देखो सीधा एक सिंपल बता देता हूं। 1300 रुपए की चीज थी, सीपी कितना था, 1300 रुपए था। अब 1300 रुपए की चीज पर अब 10% का लाभ होता है तो कितने में बेच दोगे, 1300 की चीज 10% का प्रॉफिट, 10% निकालोगे 130 यानी कि 1430, 1430 में बेच रहे हो और 1430 में बेच रहे हो। अब इसके ऊपर डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है आपका 170 का, 170 तो कितने की खरीदी थी, 1600 की, 1600 हो गया। एक डिस्काउंट और था 20%, 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, 5 की चीज कितने में दी है आपने, 4 में दी है। 5 की चीज यानी यहाँ जो एमपी था वो 5 की चीज कितने में दे दी, 4 में दे दी। 4 की वैल्यू 1600 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 2000 रुपए निकल के आ जाएगी। तो यहां से पता चल गया कि जो एमपी था वो कितना था, 2000 रुपीज था, कितना 2000 रुपीज। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई, ये हमने दिल्ली पुलिस का रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लास बहुत पसंद आएगी और आपके पेपर में बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना भाई, बिल्कुल शांति से आराम से पेपर देना। मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, जो भी आपने साल भर मेहनत की है ना 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है भाई, एक बार फिर से सबको आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद, राधे राधे भाई।